कल का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आया हो और दोबारा रिपीट करवाना हो? कल कितने लोग थे कल वाले क्लास में? और नहीं कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ ऐसा था वो नहीं समझ में आया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग पढ़ना था उसके बारे में पूछना हो? ऐसा कुछ नहीं है तो हमें पूछ ले फिर। अच्छा ये बताइए, कल हमने शुरुआत की थी, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था कल? वर्णमाला। हाँ क्या था वर्णमाला में? एक हल्का सा रिवीजन स्टार्ट करते हैं केवल, ताकि उससे क्या होगा आज का हमारा जो होगा लिंक हो जाएगा। आगे बैठिए, आगे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग पीछे क्यों चले जा रहे हो? हैं? क्या था वर्णमाला में, क्या पढ़ा था? मुख से बोले जाने वाली। हाँ, वर्णमाला क्या है? हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। किसी भी भाषा में आप लेते हैं, कोई ना कोई शब्द क्या है, किसी ना किसी अर्थ से पूर्ण है, तभी वो क्या कहलाएगा? शब्द। किसी भी निरर्थक शब्द को या पद को हम क्या कहते हैं? शब्द नहीं कह सकते। हमेशा शब्द को क्या होगा? एक सार्थक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम राम है, तो राम क्या है? एक सार्थक शब्द। हमें पता चल रहा है कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष की संज्ञा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम कुछ कह दें यहाँ पे राम राम, क्या ये सार्थक शब्द है? ये भी तो वर्णों का समूह है, लेकिन फिर भी क्या है? शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो शब्द कौन सी कहलाते हैं या पद क्या कहलाते हैं? जो सार्थक होते हैं। ऐसे वर्णों का समूह जो सार्थक हो, किसी न किसी अर्थ को व्यक्त कर रहा हो, वो क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। अब बात आती है कि शब्द में होता क्या क्या चीजें हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा हमारा राम में क्या है? राम शब्द में क्या है? तीन चीजें दिख रही हैं हमें, रा, आ और मा। ये तीन चीजें दिख रही हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है हमारी? वर्ण। और इन वर्णों में भी क्या है? दो चीजें छिपी हुई हैं। एक है आपका स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। यही चीज हमने कल पढ़ी थी कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर और व्यंजन इन दोनों को एक संज्ञा दी जाती है, वो कहलाती है वर्ण। ठीक है, वर्ण या कह सकते हैं अक्षर भी कह सकते हैं इसे। कहते हैं ना कि कोई भी अशिक्षित व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति, उसे क्या है? अक्षर ज्ञान भी नहीं है। वर्ण और अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द या फिर पद। और शब्द और पद से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्यों से मिलकर बहुत सारी रचनाएं हो जाती हैं, गद्य हो या पद हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में क्या है कि वर्णों का एक समूह, जैसे हाँ व्यवस्थित समूह, ऐसा समूह जिसमें हम क्या करते हैं? स्वर से लेके व्यंजन सभी कुछ पढ़ लेते हैं, एक माला के रूप में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में दो चीजें पढ़ी गई हैं, स्वर और व्यंजन। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? हाँ, मूल स्वर कितने? मूल स्वरों की यदि गणना की जाए तो होते 4, जहां से शुरुआत हुई है आपकी वर्णमाला की। आ, ई, उ और रे। इसके अलावा एक स्वर और होता है जिसकी गणना केवल संस्कृत में की जाती है, वो कौन सा था? ले। यहाँ पे इसकी हिंदी में इसकी गणना नहीं की जाती, केवल संस्कृत में इसकी गणना की जाती है। दूसरा था आपका मूल स्वर या फिर दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। कौन कौन से? जैसे छोटा आ था उसी का क्या हो गया था? बड़ा। छोटी सी क्या बन गया था? बड़ी। बड़ा ऊ। रेड था नहीं था? रेड नहीं था यहाँ पर। लेर भी नहीं था। ए, ओ और ओ। ठीक है, इसके अलावा मूल स्वर और दीर्घ स्वर को एक अलग नाम से भी हमने कल कहा था, कुछ अलग नाम भी दिया था ना इन्हें? ये तो बेसिक। हाँ, ह्रस्व स्वर, हस्व नहीं, ह्रस्व। और दीर्घ स्वर को एक नाम और दिया था, ह्रस्व या दीर्घ भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या था? एक मात्रिक। और ये क्या थे? द्विमात्रिक।
यानी जिनमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है वो द्विमात्रिक और जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वो एक मात्रिक। अब आप कहोगे जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है, कल एक एग्जांपल लिया था मैंने कमल, ये क्या है, ये तीनों वर्ड क्या है, एक मात्रिक है या नहीं है? इनमें मात्राएं दिख रही हैं कहीं? नहीं दिख रही, लेकिन जिसने व्याकरण पढ़ रखी है इसमें भी मात्राएं लिखी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन किसी न किसी स्वर से मिलकर बना है, बिना स्वर के क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यंजन स्वर के आश्रित होता है, ये विशेषता होती है व्यंजन की। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है। तो ये होगा आपके द्विमात्रिक और ये क्या थे आपके एक मात्रिक। एक स्वर और था जिसकी गणना केवल संस्कृत में थी, कौन सा था, लोक स्वर। कौन सा होता है वो, ओम में जो बीच में आप देखते हो ना इस तरीके का साइन बना हुआ आता है, लोक स्वर ही कहते हैं। ओम का मतलब ये कि आपको इस शब्द को बोलने में या इस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है। जल्दी से हम नहीं बोलते ना, ओम नहीं बोलेंगे ना। जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्रॉपर इंटेंशन के साथ, प्रॉपर यति के साथ, गति के साथ, प्रॉपर समय देके तब हम करते हैं। और इसलिए इसका यहाँ पे गणना की जाती है कि इसमें बोलने में कितना समय लग रहा है, तिगुना समय लग रहा है। और इसलिए इसका साइन भी ये है, एक शुद्ध रूप लिखने का और एक शुद्ध रूप पढ़ने का, प्लुत स्वर का यही कहलाता है। ठीक है, अब बात कर, इतना तो क्लियर है ना? इसमें कुछ पूछना है? हाँ, मूल स्वर को लघु स्वर कह सकते हैं। हाँ, मूल स्वर को लघु स्वर भी कह सकते हैं। छोटे लघु, दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, बात एक ही है। शब्द का अर्थ समझ लो बस केवल, बाकी सब चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हम व्यंजन, इसमें तो कुछ नहीं पूछना है ना? अगर पूछना है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें कोई संदेह बना हुआ है, पूछ सकते हो। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने प्रकार के बताए थे? हाँ, और 33 तो जो हमें पढ़ने में हम देखते हैं वर्णमाला में 4 प्रकार के व्यंजन कल पढ़ा गए थे। कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? पहला था आपका स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? 5 वर्ग थे, 5 वर्ग बताए थे, कावर, चावर, टा, ता और पावर। ये पांचों वर्ग के क्या होते हैं? 5 तरीके के स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25। 25। ठीक है, इनके अंतर्गत का के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का खा गा गाड़ा, चाचा जा जा हुआ, टाटा डा डा डा, टाटा डा डा ना, पापा बाबा माँ, ये 25 हो गए। फिर इसके बाद कौन से पढ़े थे हमने? ऊष्म व्यंजन कौन से पढ़े थे? इनकी संख्या कितनी थी? 4। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में हमारे मुख अवयव में क्या होता है, आपस में रगड़ के ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और ये 4 थे, तीनों तरीके के शा और हाँ। ये चारों व्यंजन ऐसे हैं जिनके बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितने हो गए? 25 और प्लस 4 29 हो गए। तीसरा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? 11 लावा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? ये रीजन भी बताया था कल। हाँ, क्या था? अभी कुछ चीज को पढ़े हुए या सुने हो? स्वर और व्यंजन के बीच की जो जो एक माहेश्वर सूत्र समय नाम सुन रखा होगा, पाणिनि ने दिया था। उस माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन के बीच की जो स्थान है वो अंतस्थ व्यंजन को दी गई है, इसलिए इनका नाम क्या किया गया है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मींस अंतः, ये विसर्ग है यहाँ पर, यदि हम इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तब हो गया अंतस्थ, यानी कि बीच में स्थित है जो। अंतः प्लस केवल हाँ है। जब हम विसर्ग संधि करेंगे तो क्या करेंगे? विसर्ग को सा हो जाता है, तो ये कहलाएंगे अंतस्थ, यानी कि बीच में जो स्थित है।
स्वर और व्यंजन के बीच में जिनकी स्थिति है वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी थी? 4, या, रा, ला और व, ये 4 थे। टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे आके? 33। यहाँ बात हो गई 33 की खत्म। अब इसके बाद कुछ व्यंजन और भी बताए थे कल, संयुक्त व्यंजन है। कितने थे इनकी संख्या? ये हम वर्णमाला में पढ़ते तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी व्यंजन की सहायता से, सहयोग से मिलकर बने हैं, इसलिए इनकी स्वतंत्र रूप से इनकी गणना नहीं की जाती है। तो बेसिकली हम गणना करते हैं केवल 33 की गणना करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, जितने भी आप पढ़ोगे केवल स्वर की सहायता से तो बोले जा रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यंजन इसमें नहीं जुड़े हुए हैं। ये 4 थे, कौन कौन से थे? श्रा, ज्ञा, त्रा और कक्षा वाला श्रा। ये भी पता थे। श्रा किससे मिलके बनता है? श्रा बोलने में निकलना ना, शा और रा, और साथ में एक स्वर। ज्ञा किससे मिलके बनता है? जा और ज्ञा। कौन सा वाला? या ये वाला। इसी तरीके से त्रा किससे बना है? ता, आधा रा और आ। कक्षा वाला शा किससे मिलके बना है? कौन सा वाला शा? नहीं, शलजम वाला शा, षटकोण वाला शा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? ये 4 तरीके की क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये कल पढ़ा चुके थे, बस एक रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहे हैं, ताकि आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये सब चीजें। इसके अलावा कुछ और भी हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों में, जैसे अयोगभाव। क्या होते हैं अयोगभाव? अयोगभाव का नाम सुना है? अयोगभाव व्यंजन भी होते हैं, सुने या नहीं? अयोगभाव अलग होते हैं, अनुनासिक अलग होता है, और जैसे मैंने विसर्ग बताए थे ना, ऊपर बिंदी एक होती है, अनुनासिक, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार है ना, और ये क्या है? विसर्ग। हम रामा के रूप पढ़ते हैं, रामा, रामो, रामा, बालका, बालको, बालिका, वो चीज अलग है। ये हो गया आपके विसर्ग, और ये क्या है? अनुस्वार। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो इन 5 वर्गों में जो लास्ट वाले 5 होते हैं, जैसे टाखा, गाघा, णा, चाचा, दादा, वा, टाठा, डाढ़ा, णा, टाठा, दादा, ना, और पापा, बाबा, मा। ये 5 जो लास्ट के होते हैं, क्या होते हैं? अनुनासिक। हर वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्यों कहलाता है अनुनासिक व्यंजन? इसे अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। ये क्या है? अनुस्वार। अयोगभाव कौन सा होता है? अयोगभाव वाला क्वेश्चन होता होगा। ये दोनों होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। हाँ, नहीं, अनुस्वार अलग है और विसर्ग अलग है। ये दोनों अयोगभाव में आते हैं। अयोगभाव में नहीं आते हैं। ये अयोगभाव में 2 होते हैं, मैं बता ही दे रही हूँ। अयोगभाव ऐसे व्यंजन कहलाते हैं या ऐसे चिन्ह कहलाते हैं जो ना स्वर में होते हैं ना व्यंजन में होते हैं, लेकिन किसी ना किसी के साथ बोले जाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके जीवामूलीय, और दूसरा होता है उपदमानीय। जीवामूलीय और उपदमानीय। अयोगभाव तुम लोग को जो देखने को मिलेगा वो ज्यादातर मिलेगा संस्कृत की बुक्स में। ये जो पुरानी बुक्स राइटर्स की होती हैं, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों मिक्स करके लिख रखे हैं, उन्होंने अपने श्लोक में या कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयोग किया होगा। ये क्या होते हैं? जीवामूलीय कौन से होते हैं? जैसे कहीं पे देखा होगा ना, अर्धचंद्र बिंदु का ऐसे करके आकार बना हुआ होगा किसी किसी मंत्र में। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? केवल एक तुकबंदी के तौर पे, या फिर संस्कृत जो कवि थे उन्होंने क्या करा है? छंद योजना के आधार पर इसका यूज किया है। इस तरीके का इसका आकार होता है।
लेकिन ये लगता है किसके आगे? का के आगे और खा के आगे, केवल इन दो के आगे लगता है। ये अर्धचंद्राकार इसे कहा जाता है। उपध्मानी किसके आगे लगता है? पा के आगे और फा के आगे। पा के आगे लगता है, फा के आगे लगता है, वो कहलाते हैं उपध्मानीय, और का और खा के आगे जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिह्वामूलीय या अयोगवा कहे जाते हैं। अयोगवा क्यों कहा जाता है इन्हें ना? क्योंकि इनका योग नहीं है किसी के साथ, ना तो स्वर के साथ योग है और ना ही व्यंजन के साथ योग है। ये किसी बिना किसी योग के क्या किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? स्वर और व्यंजनों के द्वारा। क्योंकि देखिए आप का के आगे भी लगा रहे हैं तो का में भी तो स्वर भी है और व्यंजन भी है, आधा नहीं है ना, काम स्वतंत्र नहीं लिखा जा रहा है। ऐसी खा के आगे लगा रहे हो तो आप उसमें स्वर भी छिपा हुआ है, खा खुद एक व्यंजन भी है। तो अयोगवा ऐसे वर्ण कहलाते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों पे आश्रित रहते हैं। और क्या पढ़ा था हम लोगों को? और कुछ पढ़ा था नहीं? संधि पढ़ी थी कल नहीं? उच्चारण स्थान भी पढ़े थे शायद। कितने उच्चारण स्थान थे? 5। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क्लियर है इसमें सब कुछ? कुछ भी पूछना तो नहीं है? संधियां पढ़ी थी उसके बाद। क्या था संधियों में? संधि में क्या पढ़ा था? स्वर संधि और दीर्घ संधि। संधि कहते किसे? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल के बाद जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि युक्त पद कहलाता है। एक पढ़ा था आपका स्वर संधि और दूसरी थी व्यंजन संधि। स्वर संधि कौन सी कहलाती है? दो स्वरों के मेल से। कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। नाम क्या कहते हैं पांचों के? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाड़ी। क्या अंतर था पांचों में? कोई अंतर था नहीं था? इन सब में अंतर है, बताओ। दीर्घ वाले में तो एक समान। हाँ, दीर्घ वाले में क्या होते हैं? दोनों स्वर कैसे होते हैं? इधर वाला भी स्वर और उत्तर पद का आदि स्वर भी क्या होते हैं? सेम होते हैं और उनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसका एक सूत्र भी था अकल सवर्ण दीर्घ, यानी दोनों तरफ कैसे होते हैं? सवर्ण होते हैं। समान वर्ण आने पर उनका क्या हो जाना? दीर्घ हो जाता, दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। गुण में क्या था? गुण संधि में आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाता है? यहाँ पर ए। आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाता है? इसलिए इन दोनों की क्या कहलाती है? कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, ये दोनों क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, जो गुण संज्ञा करते हैं। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? वृद्धि। क्या था वृद्धि में? आ प्लस ए बराबर एन। आ प्लस ए क्या बनता था? एन। आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता था? एग्जाम्पल भी पढ़े थे इन सभी के हम लोगों ने कल, जैसे सदैव, वनौषधि, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। यड़ संधि में क्या था? पहले पद में ई और इसी। हाँ, पहले पद में क्या होगा? दूसरा पद असमान। दूसरा पद कैसा रहेगा? असमान। कोई भी स्वर हो सकता है, असमान
लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभी व्यंजनों की बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो जब भी असमान स्वर आता है इन दोनों का, तो ई के स्थान में क्या बन जाता है, या, और ऊ के स्थान में क्या बन रहा था, वाह। एग्जाम्पल पढ़े थे कल इसके, या वाले का एग्जाम्पल क्या था कल, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, है ना। और वाह वाले का एग्जाम्पल क्या था, स्वागत। पवन था आपका अयादी में, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। जहां पे ऊ है आपका स्टार्टिंग में ऊ आना चाहिए। स्वागत में क्या हमने पढ़ा था कल, जैसे सु प्लस आगत, यदि विच्छेद करेंगे तो, विच्छेद मीन्स तोड़ना, ठीक है। इसका क्या निकाला हमारा, ऊ, और ये क्या था, आ। दोनों क्या है, असमान है, समान है, समान है, असमान, असमान है। तो आ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऊ का क्या बन जाएगा, वाह। क्योंकि सु में से क्या है, सामने से ऊ निकल चुका है, तो ये व्यंजन अपने आप में वैसे ही आधा रहेगा। और जब आधा रह जाएगा तो लिखते समय हम क्या करेंगे, सा, वाह, आ की मात्रा लगाई इसमें, और स्वागत, ठीक है। अयादी में क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कल अयादी में, कौन कौन से चार स्वर पढ़े थे कल यहाँ पे, और क्या क्या बन जाता है इनका, ए का क्या बनता है, आई, आई का आई, ओ का अब, और ओ का आ। कुछ एग्जांपल भी थे इनके, जैसे आय का क्या पढ़ा था हमने कल, ए का क्या पढ़ा था, पवन या नयन, कल एक पढ़ा था हमने नयन। दूसरा क्या पढ़ा था, आएगा नायक। अब वाले का क्या पढ़ा था, पवन। और अब वाले का क्या पढ़ा था, पावन या पावक, है ना। तो ये चीजें क्या है, अगर हम इन्हें तोड़ते हैं तो नयन का क्या बनेगा हमारा, ने प्लस अन। ने में क्या निकल करके आ रहा है, एक ही मात्रा निकल रही है, और अन का आ, दोनों असमान स्वर है। असमान स्वर होने पे क्या बनेगा, आई बन जाएगा, और वो अयादी संधि के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से नायक, पवन और पावन। कुछ भी पूछना है इसमें, आज क्या पढ़ा था हम लोग को, क्या पढ़ना था भाई, व्यंजन संधि। क्या होती है व्यंजन संधि, दो व्यंजन का मेल होता है, या फिर एक व्यंजन एक स्वर का, या तो दोनों तरफ क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, या
एक तरफ स्वर होता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी, स्वर संधि में एक संधि और है, कौन सी? पूर्व रूप, बातें मत करो बस। पूर्व रूप संधि देखिए नहीं, स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि और देखी जाती है पूर्व रूप, देखिए नहीं? नहीं देखा। अच्छा ये चित्र देखा है कहीं? इस तरीके का बना हुआ, क्या कहते हैं इसे? कुछ कहा जाता है, बस केवल लिखा हुआ है जगह बनने के लिए। संस्कृत में राम तो लिखते हैं, तो राम लिखा है। काय में? जो रामायण पढ़ते तो राम लिखा होता है, उसमें लिखा होते हैं। और कोई रीजन है नहीं इसका? इसका एक नियम होता है पूर्व रूप संधि का, ये कहलाता है पूर्व रूप, या फिर इसे हम कहते हैं अवग्रह। आवाज का ही देता है, केवल सिंगल आ की। अगर इसका उच्चारण हम करते हैं तो सिंगल आ में करते हैं केवल, जैसे आ बोलते हैं ना हम लोग, सेम वैसे ही। पूर्व रूप के संधि का क्या नियम है? ये कहलाता है कि जब भी ए और ओ के आगे क्या आता है? आ। ठीक है, ए और ओ के आगे जब भी आ आता है तो ए और ओ के आ, ये तो दोनों चीजें ऐसी रहेंगी, लेकिन इसके स्थान में क्या बन जाता है? पूर्व रूप। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा बालको प्लस अयम, ठीक है। यहां हमने पढ़ा रामो प्लस अहम, तो यहाँ पे क्या है? ओ के स्थान में तो ओ ही रहेगा, ये ओ है और ये क्या है? आ। हमारा नियम पूरा कर रहा है पूर्व संधि का, कि इधर क्या है? ए या ओ हो और इधर क्या हो? आ हो। तो जब इन दोनों के स्थान रहता है तो ओ तो ऐसे ही रहेगा, बनेगा हमारा रामो, और आ के स्थान में बन जाएगा पूर्व रूप रामो अहम। ये केवल जगह बनने के लिए नहीं होता है, हर पद का, हर वर्ण का, किसी भी पद को या किसी वर्ण को जिसे लिपिबद्ध किया जाता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है ना। तो वही चीज है रामो अहम। यदि यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे भी क्या बना? बालको अयम। कुछ शब्द और देख लेते हैं, जैसे हरे अब, देखा है ना लिखा हुआ हरे अब। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हरे अब। हरे का हरे ऐसे ही रहेगा। नियम के अनुसार क्या है कि पूर्व पद में क्या है? हमारा एक ही मात्रा लगी हुई है, और अब का क्या बन जाएगा? हमारा पूर्व बन जाएगा हमारा हरे अब। व्यंजन संधि की हम लोग कल बात करना शुरू कर रहे थे। व्यंजन संधि में क्या है कि दोनों तरफ व्यंजनों का होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि दोनों तरफ ही व्यंजन हो, एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है, दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं, और एक तरफ व्यंजन और स्वर भी हो सकता है। सबसे पहले व्यंजन संधि का नियम यदि हम पढ़ते हैं, अगर नियम के अनुसार पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसे नाम के अनुसार पढ़ते हैं। नाम के अनुसार में क्या है? सबसे पहले हम संधि पढ़ते हैं, कौन सी आती है सबसे पहले? शुचित्व संधि। आप लोग जब हिंदी की व्याकरण की किताब उठा के देखते हो तो वहां पे क्या होता है? नंबर 1 नियम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 नियम, इस तरीके से देते हैं। वहां पे क्या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। लेकिन यदि हम संस्कृत व्याकरण की किताब, बेसिकली जो किताब आती है, जो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं, यदि उन्हें उठा के देखते हैं तो वहां पे क्या है? इन सब संधियों को अलग अलग नाम से बताया गया है। जब हम नाम के आधार पर पढ़ते हैं तो हमारा वो जो कंफ्यूजन होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कैसे? शुचित्व संधि में क्या है? जब आप पहले पद में क्या हो आपका? सा और ता वर्ग, जब भी हमारा सा या फिर ता वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है, सा और ता वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, और साथ में आगे क्या हो? शा हो या फिर चा वर्ग,
सा या ता वर्ग के साथ जब भी शा और चा वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो संधि के तौर पे क्या बन जाता है, वो जो बाद वाला है यानी शा और चा है ये ही बन जाएगा। समझ में आया नहीं? तो समझ में आ रहा है नहीं? पल्लवी ऐसे आपने लिखा है तो नहीं आया। सा या ता वर्ग के आगे या सा या ता वर्ग का जब भी शा या चा वर्ग के साथ संधि होती है तो वो सुचुत्व संधि के अंतर्गत आती है। और बनने में बनता है कि हमारा विकार क्या उत्पन्न होता है, जो बाद वाले वर्ग यानी शा और चा वर्ग है वही बन जाते हैं। एक एग्जांपल पर हम लोगों ने इसका पढ़ा भी था, याद है कुछ नहीं? पढ़ा था कोई शब्द नहीं व्यंजन संधि का? सच्चरित्र पढ़ा था ना? अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? विच्छेद भी किया था कल। किसका उदाहरण है? सुचरित्र का है कि नहीं? बन रहा है नहीं? फिर ता है तावर का और इधर क्या है चा। यही चीज सुचरित्र संधि कहलाती है कि जब भी ता वर्ग के सामने या सा या ता वर्ग के सामने जब आपका शा या चा वर्ग का कोई भी वर्ड होता है तो जैसा बाद वाला होता है, जिस स्थान का बाद वाला होता है वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए ता है, ता के स्थान में क्या हो जाएगा? चा। लेकिन चा ही क्यों हुआ? और भी हो सकते थे। दूसरे वर्ग को बदल हो जाए। नियम क्या कहता है हमारा? सा या तावर। तावर में कौन कौन से थे? ता, था, दा, धा और ना। नियम क्या कहता है कि सा या तावर के बाद जब भी आपका क्या आए, शा आए या फिर चा बन रहा है, चा, छा, क्या आता है छा के बाद? है झा, जा, छा और कौन सा वाला? ये वाला? कितना कंफ्यूज हुआ आपको? हाँ। अब क्या है, जब सा के बाद में बनेगा तो क्या बनेगा? शाही बनेगा। जो क्रम ऊपर वाले का रहता है वही क्रम बाद वाले का बनता है। अगर सा के बाद शाह आया तो क्या बनेगा? शाही बनेगा, कोई और नहीं बन सकता। यदि ता है और उसके सामने चा आया है तो क्या बनेगा? चा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ता के बाद अगर चा है तो हम छा बना देंगे या जा बना देंगे। इसके लिए उदाहरण पढ़ोगे तब समझ में आएगा। था के बाद यदि छा आया है तो क्या बनेगा? छा ही बनेगा। यानी कि जो सामने वाले का क्रम होता है, पहले वाले का क्रम होता है और यदि उसके सामने बाद वाला जो भी आए, इन क्रम अनुसार वही चलता है वर्ग में। यदि पहला है तो दूसरे वाले का भी पहला ही वर्ग आएगा, दूसरा है तो दूसरे वाले का भी दूसरा ही वर्ण आएगा। जो क्रम रहता है वही क्रम सेम बनता है। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए कुछ भी। कुछ उदाहरण होंगे, जैसे मान लीजिए हमने देखा था सच्चरित्र। और कोई उदाहरण बताओ, है कोई उदाहरण? नहीं। अगर उच्चारण लेते हैं तो उच्चारण, हाँ उच्चारण भी सही है। कैसे बनेगा उच्चारण? यहाँ ता है और ये क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं बनेगा, उद प्लस ज्वल, हाँ बन जाएगा। देखिए उज्ज्वल जो है वो आपका जशत्व संधि में ज्यादा आता है, उद प्लस ज्वल। हाँ
इसमें नहीं आएगा, वो आपका जशत्व संधि में आएगा। हाँ सज्जन, सज्जन, हाँ सद भी बन सकता है और ता भी बन सकता है। वहां पे क्या है, दोनों चीजें बन सकती हैं, ता भी है और दा भी है, लेकिन दा ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमारा क्या है, वहां पे पुनरावृत्ति में क्या बन के आ रहा है, जा बन के आ रहा है। सद प्लस जन, दोनों पदों का क्या होना जरूरी है यहाँ पर जब हम विच्छेद करते हैं, सार्थक होना। कोई भी पद क्या है, निरर्थक नहीं है। सद मीन्स क्या है, दोनों पद सार्थक है ना, जन भी और सद भी। तो दोनों पद जब विच्छेद के बाद सार्थक होते हैं, दा के स्थान पे क्या बन जाएगा, जा। क्यों दा के स्थान पे जाई क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना? क्योंकि ता वर्ग का जैसे दा तीसरा वर्ड है, वैसे ही चा वर्ग का जा भी तीसरा वर्ड है। जो क्रम ऊपर है वही क्रम नीचे वाले का आएगा। तो इसलिए क्या बनेगा हमारा, सज्जन। और कोई शब्द? सच्चाई, सच्चाई, और उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं आएगा इसमें, उत्कर्ष इसमें नहीं है। उत्कर्ष का विच्छेद क्या होगा, विच्छेद होना भी तो जरूरी है। जो भी पद आप पढ़ोगे उनका विच्छेद होना भी तो आवश्यक है। यदि विच्छेद ही नहीं होगा तो फिर संधि कैसे बनेगी? बुक्स तो है ना सभी के पास है? बुक्स नहीं है? अच्छा, जिनके पास बुक्स है वो आएंगे, कोई बात नहीं। चलो उदाहरण देखते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर दूसरी एक संधि और पढ़ लेते हैं इसी के साथ ही। चतुर्थ संधि के बाद एक संधि और थी, चतुर्थ संधि। नाम इसलिए लिखवाने भी हो सकता है, नाम से क्या होगा थोड़ा सा याद रहेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, शा और चावल बन रहा है, इसलिए चतुर्थ संधि कहलाती है। चतुर्थ में क्या बनता है, मूर्धन्य में शा बनता है और टा बनता है, इसलिए क्या कहलाती है, चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि में क्या होता है, जब भी आपके सामने इधर वाला पद सा हो और तावर हो, सा हो या फिर टावर हो, और सामने क्या आए आपका, मूर्धन्य शा आए या फिर टावर आए, संधि होने के बाद क्या बनेगा, बातें नहीं, संधि होने के बाद क्या बनेगा, शा और टावर। ठीक है, ये कितने प्रकार की संधि है? ये जो है व्यंजन कितने प्रकार की है? व्यंजन कितने प्रकार के? व्यंजन तो बहुत है, कितनी पढ़नी है? ये वाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, लेकिन क्या है हिंदी व्याकरण से क्या है, सब नियम के अनुसार पढ़ेंगे। नियम पढ़ा बस, केवल उसके नीचे। अब वहां पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो दूसरे में भी फॉलो कर जाते हैं। अगर आपने शब्द एक करा, आपने जो पढ़ा है नियम उसके अनुसार आपने ऑप्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 13 नियम है। लेकिन संस्कृत में वही चीज क्या है, उन्हें पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है। नाम क्यों दिया गया है, ताकि हमारे समझ में आसान से हमारे दिमाग में कैटेगरी अलग अलग बनी रहे। और नाम ऐसे नहीं है कि जो आपको याद भी ना हो, भाई नाम से पता चल रहा है चतुर्थ संधि क्या है कि शा और चा है, वहां पे आपका चतुर्थ संधि होगी। चतुर्थ संधि कहाँ रहेगी, जहाँ पे शा हो और टा हो, वहां चतुर्थ संधि रहेगी। नाम से क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है नियम के अनुसार। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, हमने कह दिया कि जो एक लड़का है वो बहुत लंबा सा है, गोरा सा है और व्हाइट कलर की जैकेट पहना हुआ है, उसका नाम ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए उस जगह पे बहुत सारे लड़के सेम हो, लंबे भी हो, गोरे भी हो, व्हाइट जैकेट पहनो, तो क्या आप प्रत्येक व्यक्ति से उसका नाम पूछोगे?
नहीं ना। देखिए हमें एक पर्टिकुलर एक इंटेंशन मिल जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा है इस जगह पे, तो हम क्या करते हैं उसी के अनुसार उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज संस्कृत व्याकरण में है कि आप अगर किसी नियम को बता भी रहे हो तो उस नियम से पहले उसको एक ना कोई संज्ञा दे दी गई है, कोई ना कोई नियम दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है, उस नाम के आधार पर हम उसे डिफाइन करते हैं तो वो इजी रह जाता है हमारे लिए। अब क्या है, आप जब भी शुचित्व संधि का कोई भी एक उदाहरण पढ़ेंगे, जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे शुचित्व संधि क्यों हुई। शुचित्व संधि में क्या था आपका, पहले वाला जो पद था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सा और तावत, जैसे हमारा पहले वाली संधि में था। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन्य शा और टावत। संधि होने के बाद क्या बनेगा हमारा, शा और टावत, इसलिए शुचित्व संधि है। उदाहरण पता है इसके, कुछ नहीं। उदाहरण, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए धनु, क्या करें, धनुष प्लस टंकार है, इसका उदाहरण नहीं। या धनुष कैसा बनेगा यहाँ पे, सा ये सही है बना हुआ क्या है, शा सही बना ये, कौन सा वाला, वाला वो संधि होने के बाद, हाँ संधि होने के बाद बन जाएगा। शुद्ध रूप जो है वो उसका यही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो धनु का जो शुद्ध रूप है वो क्या पढ़ेंगे आप, धनु होता है। और जब संधि होगी तो क्या बनेगा हमारा, नियम के अनुसार इधर सा है इधर टा है ना, क्या बनेगा सा के स्थान पे, शा। लेकिन बनेगा कैसा, आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, सा के स्थान पे यदि सा आता है इधर और इधर शा होता है तो क्या बनता है, ये वाला शा बनता है। सेम वैसे ही यदि सा के सामने यदि आपका मूर्धन्य शा आता है तो क्या बनेगा, ये वाला शा पुनरावृत्ति होगी। और बनने के बाद क्या बनेगा हमारा, धनुष टंकार। ये तो शब्द सुना होगा, धनुष की टंकार। तो मैं इसी में आधा सा बनेगा, जितने होंगे सभी में आधा सा आएगा, सभी में आधा शा है भाई, सा हो गया नहीं है, बनेगा तो आधे ही। जैसे आपका सच्चरित में क्या था, शा भी आधा ही बना था ना, यहाँ पे भी सज्जन में क्या होता है, आधा ही शा बनता है, उज्जवल में भी आधा ही शा बनता है। तो जितने भी आप पढ़ोगे सब में क्या होगा, आधा ही व्यंजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वर की बात ही नहीं हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है ना, दोनों तरफ व्यंजन है। और उदाहरण बताइए, याद है कुछ नहीं, कुछ भी हो जाएगा, बताओ कुछ भी हो नहीं मैं ये ऐसे मानो कुछ भी हो जाएगा। कोई ऐसा शब्द जो इन पांचों छह वर्ग मतलब 6 वर्ण के अंतर्गत आ रहा हो, है कोई दिमाग में, दिमाग नहीं चल रहा है, चलाओ भाई दिमाग। शब्द सुनाए मट्टी का, क्या होता है मट्टी का, सुना है बस, सुना और सुन के निकाल दिया उसको, क्या मतलब हुआ उसको कुछ नहीं पता है, फालतू में फिर मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, मट्टा ही कर देते हैं। मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ पात्र,
एक ऐसा पात्र जो मिट्टी का बना हुआ है। अगर हम इसका उदाहरण, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विच्छेद करने पे क्या बनेगा भाई? माँ प्लस मत प्लस टीका, मत प्लस टीका। और ता के स्थान पे क्या बनेगा विच्छेद के अनुसंधि के अनुसार? ता। क्यों? क्योंकि ता क्या बना रहा है शुभ संधि में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हो रहे? ये वाली तो क्लियर हो गई होगी ना? ये क्लियर है ना? इस वाले को देख लो। जब भी आपका साय या फिर क्या था इसमें चतुर्थ संधि में? टावर। टावर में कौन कौन से थे? टा, था, फिर डा, धा और ड़ा। यही थे ना? सा, टा, था, डा, ढा, ढा। जब इनके पास सामने क्या आते? मूर्धन्य शा और हाँ सा के साथ ताम वर्ग। जब सा वर्ग के साथ आपका ये ऊपर वाले लिखा रहने थे, जब सा वर्ग के साथ आपका क्या है शा या टा वर्ग आता है तो क्या बनता है नीचे आके? शा के साथ में शाही आएगा, यानी जो क्रम ऊपर चल रहा था सेम क्रम वही नीचे चलेगा। और अगर ता के सामने यदि टा आता है तो क्या बनेगा? ता। था के आगे यदि ठा आता है तो था। दा के आगे यदि डा आता है तो डा। धा के आगे यदि ढा आता है तो ढा। और ना के आगे यदि अड़ा आता है तो ड़ा। सेम वही क्रम रहेगा। यदि यहाँ पे क्या हो रहा था? ऊपर वाला चल रहा था चतुर्थ संधि में, और यहाँ पे क्या है सा वर्ग और टा वर्ग के सामने यदि मूर्धन्य शा या टा वर्ग आता है तो संधि होने के बाद हमारा मूर्धन्य शा और टा वर्ग का जो क्रम चल रहा है ऊपर सेम वही क्रम चलता रहता है। यदि पहला है तो पहला ही बनेगा टा वर्ग का, यदि ता वर्ग का दूसरा या तीसरा है तो टा वर्ग का दूसरा या तीसरा ही बनेगा। मट्टी का भी जैसे हमने देखा था ता है, ता वर्ग का पहला है ना तो क्या बनेगा? ता वर्ग का भी पहला ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ता वर्ग है यहाँ पे ता है तो यहाँ पे हम कोई सा भी बना दें, कि क्या बनेगा हमारा? मट्टी का। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे टा है, हमारा नियम फॉलो कर रहा है ये, और इधर क्या है? ता है। उदाहरण है किसी के पास? कुछ नहीं। गूगल में सब कुछ है। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है या नहीं, ये बता दो बस पहले एक बार, क्योंकि आगे अगर पढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो सब मिक्स होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो देख लेते हैं, एक बार शब्द देख लेते हैं। पहले वाले का देखें या दूसरे वाले का? दोनों के देखें हैं? हाँ, दोनों के एग्जाम। अभी हो सकता है ये लग रहा हो कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या कितना कंफ्यूजन है, लेकिन उदाहरण देखोगे और अपने आप उनका विच्छेद करना सीखोगे तो अपने आप ही सब क्लियर हो जाएगा। बस बातें मत करो, बातें करोगे तो सब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, सबका प्रलय हो जाएगा, दिमाग में जाएगा। पल्लवी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। चतुर्थ संधि का ही देख लेते हैं पहला उदाहरण।
क्या हो गया? ये शब्द पढ़ा है ना, क्या होता है इसका मतलब? शब्द सुना ही नहीं है? मतलब नहीं पता है। रिपुंजय, मृत्युंजय पढ़ा है। मृत्युंजय पढ़ा है। और रिपु मीन्स क्या होता है, ये पता है? दुश्मन। और जय मीन्स क्या होता है? दुश्मन पे विजय पाने वाला कहलाता है रिपुंजय। ऐसे मृत्यु पे विजय पाने वाला कहलाता है मृत्युंजय, है ना। ये क्या है? ये सब समास है। रिपुंजय किसे कहा जाता है? रिपुंजय किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम था रिपुंजय? मृत्युंजय किसका था? हमारे यहाँ एक बच्चा उसका नाम रिपुंजय है। है। रिपुंजय भी नाम था। शत्रुओं पर विजय पाने वाला रिपुंजय, याद है नहीं? अच्छा, इंद्रजीत किसका नाम था? हाँ, जिसने इंद्र को जीत लिया था। रावण। क्या नाम था उसका? वैसे पर्टिकुलर क्या नाम था? मेघनाद। उसे ही रिपुंजय कहा जाता था। विशेषण था उसका। इंद्रजीत उसका एक विशेषण था क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। नाम उसका मेघनाद ही था, लेकिन वैसे ही उसका क्या था? रिपुंजय भी नाम था, एक विशेषण था क्योंकि उसने अपने जितने भी शत्रु थे श्री रामचंद्र जी को छोड़ के बाकी जितने भी शत्रु उसके सामने थे वो क्या थे? उसने जीत लिए थे। हाँ, सबको हरा दिया था। तो ये क्या है? उनका एक विशेषण था। तो रिपुंजय में क्या है? यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा भाई? बातें मत करो प्लस जय। क्या निकल के आ रहा है इसमें? ना प्लस जा। और ना के स्थान में क्या बन रहा है यहाँ पर? वाह। क्यों? ना कौन से वर्ग का है? तावर्ग का कौन सा है? लास्ट है। और जो वाह बन के आ रहा है वो किस वर्ग का है? चावर्ग का लास्ट है। सुचतुर संधि को फॉलो कर रहा है या नहीं? है ना। ये क्या है? ताथा दाधा ना, यानी पांचवा वर्ण है। और वर्ग में क्या बन रहा है हमारा? वाह। ये भी क्या है? चावर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जो वर्ग का जो क्रम होता है सेम बदले में जब संधि हम बनाते हैं तो वही क्रम रहता है सुचतुर संधि में। दूसरा और उदाहरण सुचतुर का जो पहला पढ़ा था, नजरें चला लो बोर्ड को देखो। अभी भी तेरा नहीं। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। निश्चलम या निश्चल। निश्चल, ये तो सुना होगा शब्द। क्या होता है निश्चल? इसमें कोई और छलना करता हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो निश्चल हो? कौन? बढ़िया है, बढ़िया है। अगर हो तो बढ़िया है। ऐसा है नहीं, समाज में सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक दूसरे से, लेकिन अपने प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सोचते हो कि हाँ मुझे एग्जाम क्रॉस करना है। 3 साल का बच्चा निश्चल हो सकता है। 3 साल का बच्चा निश्चल हो सकता है। 3 साल का बच्चा वो भी निश्चल नहीं हो सकता। उसे इस बात की कोई ज्ञान नहीं। ऐसा नहीं कह सकते। जब से वो संसार में आता है उसके बाद से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया में जरूर फंस जाता है जो छल से युक्त हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 साल के बच्चे से आप उसकी पसंदीदा चीज लेके देखो, रोने लगता है, रोने लगेगा। तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं वो दूसरे को अपनी संवेदनाओं से क्या कर रहा है? ग्रसित कर रहा है। और जैसे ही वो रोना शुरू करेगा या तो
या आप खुद यदि आप संवेदना युक्त हो तुरंत वापस कर दोगे। ये चीजें क्या है? छल का मतलब ये नहीं है किसी की करी एक गलत भावना। छल का मतलब ये कि आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जो गलत हो दूसरे के लिए। तो जिसने छीना उसके मन में है छीनोगे जरूर है तो छीनोगे तो फिर देना ही पड़ेगा भाई, छीनने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। चलो शब्द पे ही आते हैं हम, बहुत इधर उधर भटक गए। निश्चल में क्या है? विच्छेद करेंगे तो निस प्लस छल, क्या बन रहा है? निस प्लस छल। सा क्या है हमारा? सा तो भाई साई ऊपर जैसे ले रहे थे वहां पे सा और तावर चतुर्थ संधि में, तो सा के स्थान में हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? शा। आधा ही शा बनेगा, ठीक है। और जब आधा शा बनेगा तो क्या बनेगा हमारा? निश। निश प्लस छल। इसके अलावा एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, जैसे निश्चित। सही लिखा निश्चित? सही है? निश्चित सही लिखा है? हमारे साथ नहीं, सभी के हिसाब से सही है। विच्छेद करके कैसे लिखेंगे? निस क्या निकल के आ रहा है हमारा? कौन सी संधि का उदाहरण नहीं बन रहा है? तो इधर क्या हमारा सा है और इधर क्या हमारा चा है, यानी चतुर्थ संधि का ये उदाहरण बन रहा है। यदि यहाँ पे चा ना होके आपका टा वर्ग का कोई वर्ण होता तो किसका बनता? वो चतुर्थ संधि पहुंच जाता। यहीं से पहचान में आ जाएगा कि इधर हमारा क्या है? ये चा वर्ग है, और जब चा वर्ग है इसका मतलब ये क्या हमारा चतुर्थ संधि का उदाहरण है। हमारा क्या बनेगा? सा के स्थान में चतुर्थ संधि में क्या बन रहा था? शा। कौन सा वाला? षटकोण वाला, ताला पे शा। कल उच्चारण स्थान पढ़े थे ना, ये षटकोण वाला और ये शरीफे वाला ही छोड़ दो। हो सकता है किसी ने अगर मान लीजिए कोई शरीफा ही ना देखा हो, कैसे बताओगे भाई? किसी ने अगर शरीफा ही नहीं देखा होगा तो कैसे बताओगे कि शरीफे वाला शाह है? और शल्यम भी ना देखा हो तो पहले दिखाओगे। दिखाने से क्या उस चीज पे पर्टिकुलर नाम लिखा होगा उसका? ये बातें हर तरीके से बताने की कोशिश करा करो, और जब चीजें कल पढ़ चुके हैं तो फिर षटकोण वाले शा को मूर्धन्य शा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऋतु रसाड़ा मूर्धा था। उच्चारण स्थान में पढ़े थे ना, री टा और शा रा, ये जो चार वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, इसलिए वो मूर्धन्य शा कहलाता है। इसी तरीके से जो षटकोण वाला शा कल हम लोग आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तालव्य शा कहलाता है। क्यों? इटू यशा नाम तालु कल पढ़ा था। तालु से बोले जाने वाले जो कौन से वर्ण है उनमें ये वाला शा था। सपेरे वाला शा कहाँ था? ये कहाँ से बोला जाता है? दंते सा। ये दंते सा है, ये तालव्य शा है, और जो षटकोण वाला शा आप लोग बोलते हो ये मूर्धन्य शा। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद अब ये शरीफे वाला शा और शलजम वाला शा और षटकोण वाला शा ये सब ना बोलना, ठीक है। निश्चित में क्या था हमारा? सा है, और सा के स्थान में हमारा नियम के अनुसार क्या बन रहा है? शा। निश प्लस चित। जब इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? निश्चित। तो क्या बन रहा है हमारा? शा और चा, यानी कि हमारा चतुर्थ संधि का उदाहरण है। जितने भी आप शब्द पढ़ोगे सब में क्या है? कहीं ना कहीं अपने आप ही पहचान हो जाएगी तो कौन सी संधि है ये।
नियम के अनुसार क्या है कि नियम कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर हम खाली नियम के अनुसार हिंदी में जैसे नियम दिए होते हैं, यदि नियम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो कंफ्यूजन कहीं जरूर क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। यदि शाह और चा वर्ग है, शाह है और चा वर्ग निकल के आ रहा है शब्द में, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है? इसको विसर्ग संधि में भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, विसर्ग संधि में लेकिन कुछ अलग चीज हो जाती है। विसर्ग संधि में थोड़ी निश्चिद्र है हाँ शब्द, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर अगर हम देखिए हम विच्छेद करेंगे तो वहां पे विसर्ग आएगा। विसर्ग संधि में जो होता है नाम अलग होते हैं उनके, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे उसमें भी शाह है और छा है, हाँ तो हम अगर ऐसे कर दें तो गलत ही होगा। गलत होगा। विसर्ग संधि में कह रही है ना, कुछ नियम अलग है, कुछ नाम अलग है। हम लोग देखते हैं कि हाँ ये शब्द यहाँ पर भी, ये शब्द वहां पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहां कैसे बना है वो चीज अलग है, यहाँ कैसे बन रहा है ये चीज अलग है। यहाँ पे आपका शाह जब तोड़ेंगे तो हम यही चीजें निकल के आएंगी, लेकिन वहां जब इसका विच्छेद करेंगे तो वो शब्द अलग दोनों निकल के आएंगे पद। इसमें कुछ पूछना है? तो 3 या 4 उदाहरण हम लोगों ने पढ़े। और कोई शब्द आ रहा है तो नहीं? कल एक कोशिश ये करना है कि इनसे संबंधित कुछ शब्द निकाल के लेके आना है। इसलिए केवल आज 2 ही संधि, क्योंकि बहुत ज्यादा आपस में मिक्स होंगी। दूसरी संधि हम लोगों ने अभी कौन सी पढ़ी थी? चोटत्व संधि। क्या होता है चोटत्व संधि में? हाँ उदाहरण पढ़े थे मट्टी का था और मृत्युंजय भी इसी में आएगा। नहीं, मृत्युंजय ना के स्थान पे हुआ, ताथा दादा ना और चाचा जाएगा हुआ, उसमें आएगा पहले वाले में। ये किसमें आएगा? रामष्टिकते। क्या हिंदी का कोई शब्द है ऐसा? रामष्टिकते ये किसमें आएगा? चोटत्व संधि। क्यों? क्योंकि हमें सामने दिख रहा है भाई, मूर्धन्य शाय और टार है, दोनों साथ में लिखे हुए हैं। ये चोटत्व संधि का उदाहरण कैसे आएगा? यदि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? रामस प्लस ठीक है। नियम के अनुसार क्या है, इधर हमारा सा है और इधर हमारा क्या है? टा है, यानी दोनों नियम सही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सा के स्थान पे चतुर्थ संधि में क्या बनता है? शा। ऊपर भी क्रम यही था ना, सा के स्थान पे शा ही बनेगा। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही रहेगा। संस्कृत का शब्द है रामा स्पीक से, मतलब राम देखता है, सीखना देखना। हाँ देखते दोनों में अंतर है भाई। कहाँ का है और कहाँ पा है? देखने वाला दिन हो गया भाई। रामस पीकते। ठीक है, साथ ही साथ क्या बन रहा है हमारा? मूर्धन्य का। और जब मूर्धन्य शा बनेगा तो हम जब संधि करेंगे इसकी तो क्या बन जाएगा हमारा? मैंने हर शब्द में अपना अनुसार विच्छेद कर लेना, अपने अनुसार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देना। हो गया। एक शब्द और देख लेते हैं इसी का। उड्डयनम या उड्डयन
उड्डयन है? उड्डयन विभाग देखा है? उड्डयन विभाग कौन सा होता है? वायुसेना, हम वायुसेना के नाम से जानते हैं या वायुसेना विभाग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्या होता है वो फ्लाइट वगैरह जो जाती है, इंग्लिश में तो सबको नाम पता होंगे, वे फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा विभाग कहलाता है? उड्डयन विभाग। यदि आप तमिलनाडु या कर्नाटक साउथ में जाओगे तो वहां पर उड्डयन विभाग ही लिखा होगा। विक्षेप करेंगे तो क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? और होगा ये तो ये वाला है ना, शुटत्व संधि में क्या बता रहे हो? क्या बनेगा? कौन सा बता रहे हो? क्या बनेगा? पक्का? तयन क्या होता है? ये डायरी बनता है। और जब बदले बनेगा तो क्या बनेगा? दा के स्थान पे तो मैं इसमें डैन का इसमें क्या होगा? जो आपने खुद डैन किया है, इसमें उनका क्या डैन करते हो? उर्द मीन्स उर्द और डयन दोनों का अर्थ क्या है? उड़ना। उर्द मीन्स ऊपर, कहते हैं ना उसका उत्कर्ष हो गया, उन्नति, उत्कर्ष, ये सब चीजें क्या ऊपर उठने की बात है। और डयन मीन्स फ्लो में रहना, उड़ना नहीं, केवल फ्लो में रहना, ऊपर उठ के फ्लो में बने रहना। और कोई शब्द? और कोई हिंदी के शब्द नहीं किसी के पास? मेरे पास ज्यादातर संस्कृत के ही शब्द हैं। इसमें राष्ट्रीय आएगा? नहीं, वो संधि अलग है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वो सब संधियां हैं। जैसे मट्टी का पढ़ा था ना हम लोग ने, सेम वैसे एक शब्द और ले लेते हैं। भवत प्लस टी है, इसके तो दोनों के अर्थ है या नहीं है? भवत मीन्स क्या होता है? भवत मीन्स क्या होता है? तो हो गया। हाँ, और कोई अर्थ है दोनों का? माथे पे लगाना। टीका मीन्स माथे पे लगाना। और भवत मीन्स? भवत क्या है? एक धातु है भाई। जैसे संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं ना धातु रूप शब्द रूप, सुने तो होंगे ना सबने, है ना? तो वैसे क्या एक धातु है भवत, धातु का रूप निकल के आता है। भू धातु है और लोट लकार है, वही है ना, बड़े है ना, बड़े पट्टू पट्टाम पठतु पट पट्टम पठत, वैसे ही है। भवतु भवताम भवतु भवतम भवत। अभी पढ़ रहे हैं? क्या ये भू धातु का है? अब क्या है यहाँ पर? अगर ता है, अब सामने क्या आ रहा है हमारा? ता आ रहा है, यानी दोनों क्या है हमारे किस संधि का उदाहरण है? शुटत्व संधि। शुटत्व संधि के और ता के स्थान पे हमारा क्या बन रहा है? मूर्धन्य श। और मूर्धन्य श जब बनेगा तो हमारा क्या बनेगा? भवश टीका भी बन सकता है। और कुछ बन सकता नहीं?
यहाँ पे उदाहरण और भी देख सकते हो इसका। भवष्टिका के साथ साथ आप क्या बना सकते हो इसका? आधा टापे बन सकता है भवटिका। और इसमें क्या बनेगा? दोनों तरीके से लिख के देख सकते हैं। टा के नीचे भी टा लगा हुआ है और यहाँ पे अलग से टा लगा हुआ है, लेकिन नीचे क्या लगा हुआ है? हलन। क्या होता है हलन का मतलब? क्या होता है? आधा तो ये लगाना जरूरी होता है। आधा है, इससे पता चल जाता है इसमें क्या है, स्वर। जब स्वर नहीं होता है तो उसमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो नीचे से हम क्या लगा देते हैं? हलन लगा देते हैं, सहारा देने के लिए। गिरे ना है? लगेगा तो वजन हो जाएगा। अच्छा, वजन हो जाएगा। और कोई शब्द याद आ रहा है? सज्जन किसका भाव हुआ ना? सज्जन भी हम लोगों ने पढ़ा था ना? सज्जन तो शत्रुत्व का। और सच्चरित्र भी हमारा किसका था? और एक शब्द और देख लेते हैं इसमें, कृष्ण। ये किसका उदाहरण है? शचतुता है या शततुता है? शततुता। क्यों? शब्द देख के पहचान जाओगे कि कहाँ पर कौन सी संधि है। मूर्धन्य श दिख रहा था, यानी कि कौन सी वाली संधि है? शततु संधि, बाद वाली, नंबर 2 वाली संधि है। आज हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? कौन सा? शाह कौन सा बनेगा? सिर्फ इसी शब्द में ही अंतर है, यहाँ पे यही शाह रहेगा। ये अपवाद है। ये हो गया आपका पुष्ट हो गया, कृषक हो गया, ये कुछ अपवाद है। और यहाँ पे क्या बनेंगे? ना। कृष प्लस ना। तो मैंने ऐसे साथ जो 3 वर्णों से मिले हुए हैं, जैसे इसमें आधा शाह रहा, उसमें समय अपवाद हो गया। हाँ, पुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया, रुष्ट हो गया, ये सब क्या कुछ अपवाद है जिनमें तोड़ने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? पुष्ट हो गया, रुष्ट हो गया। और हाँ, कृष्णा में क्या है कि ये अपवाद क्यों है? क्योंकि हम विच्छेद कर रहे हैं, तब भी हमारा क्या बन रहा है? वही निकल के आ रहा है जो हमें बनाना था। और जब वही निकल के आ रहा है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये होता है कि हम इसमें से परिवर्तन क्या करेंगे? क्या परिवर्तन करेंगे? ना का ड़ा हो जाएगा। क्यों? ना के हमसे वर्ग का है, ता था दाधा ना, यानी क्या है? ता वर्ग का 5वां वर्ण है। और बदले में हमारा क्या बनेगा? टा वर्ग का हमें बनाना है। क्यों टा वर्ग का ही क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे मूर्धन्य शाह है और मूर्धन्य शाह के साथ टा वर्ग ही आता है। और जब टा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा लगाएंगे? टाटा डाढ़ा ड़ा। जब ड़ा लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? कृष्ण। अब जैसे दुष्ट है तो उसका क्या बनेगा? दुष्ट शाह तो वही यही वाला बनेगा। हाँ। ता की जगह पे फिर ता आ जाएगा क्या? दुष्ट प्लस ता। हाँ। ता के स्थान पे क्या आ जाएगा? ता। यही दुष्ट। तो जो शब्द हमारे पूछने के बाद भी वही निकल के आ रहे हैं वो क्या है? अपवाद कहलाते हैं। जैसे कृषक, रुष्ट, पुष्ट, ये शब्द तो सुने होंगे, देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन हमें क्या लगते हैं? कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज जरूर करते हैं। जैसे हमने कह दिया पुष्ट, क्या होता है पुष्ट में? मैं कृषक थोड़ी ना होगा इसका है? कृषक थोड़ी ना होगा। कृषक नहीं होगा, हाँ। पुष्प कैसे होगा? पुष्ट हो सकता है। पुष्ट हो सकता है, पुष्प नहीं। कैसे होगा पुष्ट? पुष्ट का विच्छेद क्या होगा?
पुश प्लस है ना। और जब विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टा के स्थान पे षट्त्र संधि। षट्त्र संधि देखते ही अपने आप ही पहचान लेना कि कहाँ पे हमारा मूर्धन्य ष आ रहा है, कहाँ पे हमारा दंत स आ रहा है, कहाँ पे हमारा तालव्य ष आ रहा है, उसी से पहचान हो जाएगी। और जब हमारा टा है, टा के स्थान में क्या बनना हमारा टा, क्योंकि टा वर्ग का पहला है टा। इसी तरीके से टा वर्ग का पहला क्या रहेगा टा। और जब टा बनेगा तो बन जाएगा हमारा पुष्ट। रुष्ट ऐसे ही बनेगा, रुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया और दुष्ट हो गया। हो जाएगा वो भी। अच्छा एक शब्द और ले लेते हैं, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब क्या है? ये होगा भ्रष्टाचार सेकंड वाली संधि में क्या बनेगा भ्रष्टाचार? प्रचार हो जाएगा, प्रचार में भ्रष्टाचार केवल भ्रष्ट तो बन सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं बनेगा। क्यों? भ्रष्ट प्लस आचार होगा ना, वो तो दीर्घ संधि में पहुंच जाएगा। दोनों पद तोड़ोगे अलग अलग, ऐसा तो नहीं कि किसी भी शब्द में से कोई भी शब्द संधि निकालेंगे। जो अभी शावर टा दिख रहा है वहाँ यही, जहाँ शावर टा दिख रहा है वहाँ यही संधि होगी। केवल अगर भ्रष्ट है तो वो आपका हो जाएगा संधि में, लेकिन भ्रष्टाचार होगा तो वो पहुंच जाएगा आपका दीर्घ संधि में, क्योंकि भ्रष्ट प्लस आचार दोनों पद सार्थक होने जरूरी है। एक शब्द और कौन सा बता रहे हैं? विष्णु। कैसे लिखते हैं विष्णु? ना कौन सा बनता है? विष्णु ये वाला बनता है ना। विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? शाह कौन सा बनेगा यहाँ पे? शाह यही बनेगा। और डा कौन सा बनेगा? नू नहीं होगा ना। हाँ नू ही रहेगा, नू ही रहेगा। ठीक है। अब ता था, दा था, ना। ता का ये कौन सा है? पांचवा वर्ण है। और चूंकि यहाँ पे शा मूर्धन्य आया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? टा वर्ग का ही आएगा, लेकिन आएगा कौन सा? पांचवा। पांचवा है तो नीचे भी पांचवा ही आएगा टा वर्ग का। और पांचवा कौन सा होगा? टाठा डाढ़ा ड़ा। ठीक है, तो बन गया हमारा विष्णु। और कोई शब्द याद आ रहा नहीं? आपको कंफ्यूजन नहीं है दोनों में, या अभी भी है बना हुआ? नहीं अगर हम युधिष्ठिर लेते हैं तो युधिष्ठिरा, युधि प्लस नहीं, उसमें भी श्रावण था बनेगा वो तो स्थिर हो जाएगा ना। युधि प्लस स्थिर है ना, वहाँ पे युद्ध में स्थिर रहने वाला। दोनों पद अलग अलग है। और वहाँ पे विच्छेद होने के बाद क्या हो रहा है कि जो बाद वाला जो शायद तुम्हें दिख रहा है मूर्धन्य ष, वो बाद वाले पद में जा रहा है। भाई दोनों तरफ पद होने जरूरी है ना, जो हमारे नियम के अनुसार है। इधर शाह होना चाहिए, इधर आपका टाइवर का या तावर का होना चाहिए, तभी तो बनेगा। युधिष्ठिर नहीं बनेगा। और कोई शब्द याद है या नहीं है इसका? षट्त्र संधि का एक संधि और पढ़ लें इसके बाद। है कुछ दिमाग में कैपेसिटी याद करने की? टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। क्या होंगे? जोर से बोलो भाई। मैं बोल दूंगी। कुछ पूछना है इनमें? दोनों तरीके की संधि, आपकी षट्त्र संधि और षट्त्र संधि। इसके कुछ उदाहरण कल ढूंढ के लाना, ठीक है?
उदाहरणों के साथ साथ उनका विच्छेद कैसे करना है, ये चीज भी ढूंढ के लाना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, जिन लोगों ने भी नोट डाउन किया है, यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो अपने उस चीज को भी नोट डाउन करके लाना। समझ में आ रहा है या नहीं आया? चलो पता चलेगा तब। समझ में आया तो कितना तीन क्लास है इधर नाम इतनी क्लास, फिर नेक्स्ट पीरियड। पेज नहीं आती। पीछे बैठ के मजा नहीं आता बिल्कुल।
जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरे नंबर अच्छे हैं। क्या था आपके पास पहले से ज्ञान हो तो ज्ञान तो नहीं है, बात तो यही है, हम 3 साल से नहीं करवाए ना तैयारी। ये क्या हो गया? लगा है क्या? हाँ, अरे मैं लग गया नहीं तो पढ़ रहा है गलती पढ़ गया मेरे भी हो जाता है सर, पेपर अगर देने जाओ पेपर देने जाओ तो उसमें मुश्किल हो जाता है, इतना भी करना भाई तो मुझे लगा रिसीव के पूरा बहुत लोग कर रहे हैं दिसंबर में ठंडी भी पड़ी लोग पढ़ने लगे जिंदगी का है अभी ये मेरे हाल खराब हो गए। जो बूढ़े लोग हैं ना बड़ा बच्चे हैं मेरी मेरी चली गई तुमको लेट आया तुमको दिक्कत के हाथ को लो मेरी अम्मा को अम्मा ने बताओ कि ठंड में भी बूढ़े लोग निकल जाते हैं, तो तुम सही रही हो मेरी अम्मा अपने स्वेटर वेटर पहन के आराम से दूर बनता और अभी बैठी हो क्या पढ़ाया मैडम ने? मैं बाहर बैठी हूँ, बाहर निकल बैठो, मैंने कह दिया बैठो। कल डांट पड़ी थी डांट पड़ी थी गुरु जी आप जानती हैं सर सही कहेंगे कहा थोड़ी सी राइटिंग बदल दी। लकड़िया एनसीईआरटी है पूरी। सर संस्कृत विभाग क्या है? संस्कृत विभाग क्या है?
आगे बढ़